कोई बात है, 10 मिनट। तो हमने 3 हानि पढ़ ली थी। उसकी हमने तीसरा वाला जो हानि पढ़ी, चुंबकीय फ्लक्स के कारण हानि, दिखाओ रेस्ट दिखाओ, उसको दूर करने का उपाय भी लिख लिया? केवल हानि लिखी है ना बस? कुछ कमी आती है तो देखिए, मैं कल आपको बता रहा था जाते हुए, जब आप बग गए सारे सारे। देखो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि सारा का सारा जो चुंबकीय फ्लक्स है वो उससे कनेक्ट हो जाए। अब वो कनेक्ट कैसे होगा? पहली बात तो कनेक्ट होता किस कारण से? तो आप कहोगे सर अन्योन्य प्रेरण के कारण कनेक्ट होता है। जो घटना होती है कनेक्शन की, कि इसका फ्लक्स इससे कनेक्ट हो जाए, किसके कारण होता है वो? अन्योन्य प्रेरण के कारण। तो अपन ये चाहेंगे कि दोनों कुंडलियों के मध्य जो अन्योन्य प्रेरकत्व है वो ज्यादा होना चाहिए। दोनों कुंडलियों के मध्य जो अन्योन्य प्रेरकत्व की वैल्यू होती है, यानी कैपिटल एम, अन्योन्य प्रेरकत्व क्या बोलते हैं? कैपिटल एम, वो ज्यादा होना चाहिए। अब होता क्या है, देखो कैपिटल एम के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास कि एम इज इक्वल टू के अंडर रूट L1 L2। यदि दो कुंडलियां या परिनालिका कुछ भी लें, उनका स्व प्रेरकत्व L1 और L2 और अन्योन्य प्रेरकत्व उनके मध्य एम हो, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू के रूट L1 L2। के को बोलते हैं युग्मन गुणांक। के को हम क्या बोलते हैं? युग्मन गुणांक, कपलिंग फैक्टर। ये कपलिंग को शो करेगा, कपलिंग फैक्टर। के की जो वैल्यू होती है, के की वैल्यू होती है 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और इनके बीच में भी हो सकती है। 0 और 1 के बीच में हो सकती है। अगर कोई युग्मन नहीं हो रहा, कोई कपलिंग नहीं हो रही, तो के क्या होगा? 0। सबसे अच्छा युग्मन हो रहा है, बेस्ट वाला, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा? 1। तो जैसे सपोज करो मैंने ऐसे बना दिया कि मान लो मैंने बना दिया भाई एक तो कुंडली ये रही और दो से कुंडली ये रही, तो बताओ कोई युग्मन होगा? कोई युग्मन नहीं है। तो ऐसी स्थिति के लिए के क्या होता है? 0। जो हम नॉर्मली बनाते हैं कि मान लो एक कुंडली हमारे पास ये रही, ये दो से कुंडली, तो चुंबकीय फ्लक्स यहां कनेक्ट होगा, तो इसके लिए के की वैल्यू 1 और 0 और 1 के बीच में होती है, 0 और 1 के बीच में। तो हम ये चाहते हैं कि भाई m ज्यादा होना चाहिए। m क्या होता है? अन्योन्य प्रेरकत्व। तो m अधिकतम होने के लिए k अधिकतम होना चाहिए। ये तो कांस्टेंट है ना, L1 L2 तो प्रेरकत्व है, उसकी वैल्यू तो फिक्स है कि भाई इतने सेव प्रेरकत्व वाली कुंडली है, ये इतने ही है। तो युग्मन पे डिपेंड करता है। तो अगर अपन मान लो ये हमारे पास कोई प्राथमिक कुंडली है, इसी पर दूसरी कुंडली लपेट दें, तो इस समय के क्या हो जाता है? 1। ओके, 1 होगा तो जो m है वो मैक्सिमम हो जाता है, क्योंकि m डिपेंड्स ऑन k, क्योंकि L1 L2 कांस्टेंट होते हैं, वो अपने जो लिया है वो तो लिया है ही, तो k मैक्सिमम हो गया, k मैक्सिमम होगा तो m भी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। m होता है अन्योन्य प्रेरकत्व। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन हो सके, ज्यादा से ज्यादा पहली कुंडली का जो चुंबकीय फ्लक्स है वो दूसरी कुंडली से जुड़ जाए, तो हम क्या करते हैं? दूसरी कुंडली को प्राथमिक कुंडली के ऊपर ही लपेट देते हैं। ठीक है? तो चुंबकीय फ्लक्स में जो क्षरण होता है उसको दूर करने के लिए, उस हानि को दूर करने के लिए द्वितीय कुंडली को उसी के ऊपर लपेट दिया जाता है। लिखो नीचे। लिखो चुंबकीय फ्लक्स में, चुंबकीय फ्लक्स में क्षरण के कारण, चुंबकीय फ्लक्स में क्षरण के कारण ऊर्जा हानि को, चुंबकीय फ्लक्स में क्षरण के कारण ऊर्जा हानि को कम करने के लिए, ऊर्जा हानि को कम करने के लिए हम ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली को, हम ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली को प्राथमिक कुंडली के ऊपर ही, द्वितीय कुंडली को प्राथमिक कुंडली के ऊपर ही लपेट देते हैं।
लपेट देते हैं। ऐसा करने से दोनों कुंडलियों के मध्य किसका मान बढ़ जाएगा? ऐसा करने से दोनों कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व का मान बढ़ जाता है। अन्योन्य प्रेरकत्व का मान बढ़ जाता है और प्राथमिक कुंडली का अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स द्वितीय कुंडली से संबद्ध होता है या हो जाता है। प्राथमिक कुंडली का अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स द्वितीय कुंडली से संबद्ध हो जाता है। ठीक है, दक्षता हमने पढ़ ली थी ना। किसी भी ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% नहीं होती। जिसकी होती है उसको हम क्या बोल देते हैं? आदर्श ट्रांसफार्मर। तो वास्तव में कितनी होती है? 70 से 90% या 75 से 95%। अब इसे उपयोग को लिख लो, 1-2 उपयोग। ठीक है, तो हेडिंग दी है, इसमें ऐसे लिखेंगे। पहला उपयोग लिखो, ट्रांसफार्मर का उपयोग क्या क्या है। तो सबसे इसका जो मेन उपयोग है वो क्या है कि पावर को अपन भेज सकते हैं। तो लिखो विद्युत शक्ति के संचरण में, विद्युत शक्ति के संचरण में पावर को भेजने में काम आता है। जितने भी एसी उपकरण जो होते हैं, जो एसी से चलते हैं, उस सब में क्या काम आता है? ट्रांसफार्मर। तो ऐसे लिख लो, एसी उपकरण जैसे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, आदि में वोल्टता नियंत्रक के रूप में, वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टता नियंत्रक के रूप में, रेगुलेटर बोलते हैं इसे, वोल्टेज रेगुलेटर या स्टेबलाइजर, वोल्टता नियंत्रक के रूप में। ठीक है, ऐसे दूसरा लिखो, रेडियो आवृत्ति ट्रांसफार्मर, रेडियो आवृत्ति ट्रांसफार्मर वो रेडियो संचार के काम आता है। रेडियो आवृत्ति ट्रांसफार्मर का उपयोग रेडियो संचार में, रेडियो संचार में। ऐसे लिखो, रेडियो तो अपन सुनते हैं, टीवी, टेलीविजन, रेडियो, टीवी आदि में श्रव्य आवृत्ति ट्रांसफार्मर के रूप में, यानी सुनने के लिए। ये फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अलग अलग हम बता रहे हैं इसको, श्रव्य आवृत्ति ट्रांसफार्मर, रेडियो आवृत्ति ट्रांसफार्मर। तो रेडियो, टीवी आदि में श्रव्य आवृत्ति ट्रांसफार्मर के रूप में। ठीक है, एक और लिख लो, प्रतिबाधा सुमेलन में, प्रतिबाधा सुमेलन
प्रतिबाधा सुमेलन में, इम्पीडेंस मैच मेकिंग। ठीक है, अब देखो ये क्लियर है। विद्युत शक्ति के संचरण में काम लेते हैं, पावर को भेजने में काम आता है, हाई या लो वोल्टेज। और ये एसी उपकरण जैसे रेफ्रिजरेटर है जो मतलब ज्यादा वोल्टेज पे चलते हैं, उसमें कैसे यूज होता है, ये वोल्टता नियंत्रक के रूप में काम आता है, रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर। रेडियो आवृत्ति ट्रांसफार्मर का उपयोग किसमें करते हैं, रेडियो संचार, जो रेडियो संकेत होते हैं, रेडियो सिग्नल जो रेडियो सुनते हो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर, तो वहां किससे यूज करते हैं, रेडियो आवृत्ति ट्रांसफार्मर। ऐसे रेडियो टीवी आदि में श्रव्य आवृत्ति ट्रांसफार्मर, जो वॉल्यूम कम ज्यादा अपन कर रहे हैं वो किस लिए हो रहा है, श्रव्य आवृत्ति ट्रांसफार्मर के हिसाब से हो रहा है। प्रतिबाधा सुमेलन एक अलग शब्द है आपके लिए। प्रतिबाधा सुमेलन क्या होता है, देखो प्रतिबाधा सुमेलन यानी प्रतिबाधा मतलब अवरोध होता है, बाधा होती है जेड, और सुमेलन मतलब मिलना। तो होता क्या है, जैसे आपने देखा होगा रेडियो में या अपने रिमोट, अपन बात करें रिमोट कंट्रोलर जो होते हैं, उसमें जब आप घुमाते हो उसको रेगुलेटर को, ठीक है, जैसे आप बटन दबा रहे हो कोई आप, तो जैसे मान लो जो भी हमारे पास जो चैनल होते हैं, जो रेडियो चैनल है, वो सबकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे अपन मान लो अलवर में है, तो अलवर में एक चैनल आ रहा है हमारे पास एफएम चैनल, कि अलवर के आप सरिस्का चैनल सुन रहे हो 103.1 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति पर अलवर के सरिस्का चैनल से चल रहा है तबला वादन, इस तरह ज्यादातर वही आता है, तो आप तो सुनते हैं कौन है। तो 103.1 मेगाहर्ट्ज की अगर फ्रीक्वेंसी पकड़ी आपके रेडियो ने, तो कौन सा सुनाई देगा आपको, अलवर का सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं, ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा। 103.1, तो ये सब चेंज कर रहे हो, चाहे मोबाइल में हो फ्रीक्वेंसी आप चेंज करते हो उसमें। अब जैसे मान लो जयपुर चले गए, दिल्ली चले गए, तो वहां बहुत सारे चैनल हैं, तो वहां कोई ऐसे मेमोरी कार्ड नहीं भरवाता आपके गाने भर दो इसमें, पेन ड्राइव में गाने भरा लिए, उसे सुनते रहते हैं। तो वहां सबकी मतलब गाड़ियों में कारों में रेडियो चलता रहता है, तो वहां 24 घंटे मतलब आते रहते हैं, मतलब जो गाने वाने हैं ज्यादातर ये होते हैं जो ड्राइवर वगैरह हो, अपने भाई जो यात्री है उनका ऐसे एंटरटेनमेंट करने के लिए, ताकि किराया ज्यादा मांगे तो ज्यादा नहीं करे। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो तो चेंज कर रहे हो, क्या चेंज कर रहे हो, रेगुलेटर, आवृत्ति बदल रहे हो। तो आवृत्ति बदलने से क्या होता है, F1 इज इक्वल टू अनुनादी आवृत्ति क्या होती है, 1/2π√LC। अब जो हमारे पास पूरा स्पेस है, जो पूरा हमारा संचार का मीडियम है, वहां कई तरह के सिग्नल हैं, ये सारे सिग्नल तो है नहीं। अब आप टीवी चला रहे हो तो सब अलग अलग सिग्नल है, कोई सोनी का है, कोई स्टार प्लस है, कोई स्टार गोल्ड है, कोई न्यूज का चैनल अलग अलग चल रहा है, तो सबकी फ्रीक्वेंसी होती है, क्या होती है भाई, फ्रीक्वेंसी। तो अब जैसे मान लो यहाँ भाई अलवर का चैनल भी चल रहा है, यहाँ जयपुर का भी चल रहा है, मान लो दिल्ली का भी चल रहा है, यूपी का भी चल रहा है। तो अब जब उसको आप चेंज कर रहे हो, तो हम चेंज करते हैं सी को, किसको चेंज करते हैं, सी को, मतलब उसकी जो आवृत्ति बदल रहे हो सी को चेंज करते हो। और जो ये फ्रीक्वेंसी होती है, ये अनुनादी आवृत्ति होती है इनकी, कि अगर आपने चेंज करा, सी को हम चेंज कर रहे हैं, इस तरह चेंज कर रहे हैं, और अगर ये इससे मिल गया, जो इससे मिलेगा अनुनादी आवृत्ति से मिलेगा, वही चैनल आपको सुनाई देगा। क्योंकि अनुनादी आवृत्ति में प्रतिबाधा कम हो जाती है और धारा का मान क्या हो जाता है, मैक्सिमम, यानी संकेत की जो शक्ति होती है वो सबसे ज्यादा हो जाती है, तो वो आपको सुनाई देता है। इसे बोलते हैं प्रतिबाधा सुमेलन करना। तो चेंज जो होता है वो भी क्या होता है, ट्रांसफार्मर, इसे बोलते हैं प्रतिबाधा सुमेलन करना। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे आसपास बहुत सारे सिग्नल्स आ रहे हैं, अलग अलग चैनल की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी का बंटवारा होता है भी कि वो ये फ्रीक्वेंसी मिल गई, कि वो ये मिल गई, तो हर चैनल की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी, चैनल की फ्रीक्वेंसी सबकी अलग अलग होती है। जैसे सबके बोलने का तरीका अलग अलग होता है, कोई जल्दी बोल रहा है, कोई धीरे बोल रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा, कोई बोल रहा है तो चुप ही नहीं हो रहा। तो फ्रीक्वेंसी सबकी क्या होती है, अलग अलग, स्पीड सबकी अलग अलग होती है, कोई धीरे धीरे बोलता है, कोई जल्दी जल्दी बोलता है, कोई बहुत ज्यादा जल्दी बोलता है कि समझ में नहीं आता, कुछ शब्दों को ही खा जाता है, सीधे प्रस्तावना और उपसंहार बीच का उड़ा देता है, जल्दबाजी में रहता है बहुत ज्यादा। तो अब करना क्या है उसमें कि अब हमें कैसे सुनाई देगा, तो उसके लिए करना पड़ता है प्रतिबाधा सुमेलन। तो आप जो रेगुलेटर घुमाते हो, उस घुमाने का मतलब ये हुआ, किसको चेंज करते हो, सी को। हम धारिता चेंज करते हैं, सी को चेंज करते हैं। तो अभी इस फॉर्मूले से जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी, तो वो फ्रीक्वेंसी जिस भी चैनल की फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी, ऐसा बोलते हैं मैच मेकिंग करना, सुमेलन करना, मिलाना, तो वो चैनल आपको सुनाई देगा। मतलब उसकी शक्ति सबसे ज्यादा हो जाएगी और बाकी की कम हो जाएगी, तो ज्यादा वाला आपको सुनाई देता है।
तो इसको क्या बोलते हैं? प्रतिबाधा सुमेलन करना, मैच करके सिग्नल सुनना, ये क्या कहलाता है? प्रतिबाधा सुमेलन। तो इसके कुछ उपयोग है। चलो क्वेश्चनों में आ जाओ, निकालो बुक। कहा था आपसे बुक लेके आना, जाते हुए बोला था आपसे, किसी ने पूछा था सर कल बुक लेके आनी है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल लेके आनी है। अब क्वेश्चन आ जाओ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालो। क्वेश्चन से पहले एक बार आप मुझे थोड़ा अपन बताएं, फॉर्मूला बताएं फटाफट आप, ठीक है ना? मैं बोलूंगा आपको बताना आंसर केवल, क्योंकि देखो आप मैथ वाले, आप जानते हो क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स बिना फॉर्मूले के थोड़ा होते हैं, तो फॉर्मूला टिप्स में होना चाहिए आपका, जब आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो बताओ IRMS क्या होता है? I0/√2। अब चाहे VRMS हो तो V0/√2। क्लियर है? V0 शिखर मान होता है। अब मानो कि वोल्टेज का समीकरण आपसे दे दे तो क्या होता है? V = V0 sin ωt। ऐसे I = I0 sin ωt। ओमेगा बराबर क्या होता है? 2πf। ओमेगा क्या होता है? 2। अरे बोलो भाई, क्लास आजकल क्या चल रहा है? ओमेगा क्या होता है भाई? 2πf। ठीक है? ओमेगा पता है, फ्रीक्वेंसी कोणीय आवृत्ति बोलते हैं ओमेगा को, और एफ को क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। ठीक है? फिर हमें पता है कि हमारे पास जो आर की बात करें, जब परिपथ में केवल आर होता है तो वी और आई दोनों समान कला में होते हैं। शक्ति यहां होता है क्या? शक्ति हानि, पावर लॉस होता है? बिल्कुल होता है। तो कितना होता है? P एवरेज बराबर VRMS IRMS cos phi। cos phi को क्या बोलते हैं? शक्ति गुणांक। cos phi क्या बोलते हैं? शक्ति गुणांक बोलते हैं। जब L होता है तो वोल्टेज आगे होती है कितने कला कोण से? π/2 कला कोण से। L का मतलब होता है प्रेरकत्व। L का मतलब क्या होता है? प्रेरकत्व। C होगा तो वोल्टेज पीछे होती है, धारा आगे होती है कितने कला कोण से? π/2 कला कोण से। अब देखो कई बार आपको ऐसा बोलते हैं कि भाई वोल्टेज आगे है, तो आगे का मतलब ये नहीं कि सभी कला कोण के लिए L बोलोगे, वो कला कोण क्या होना चाहिए? π/2 होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि π/3 कोण से आगे है तो L नहीं होगा, L के साथ R भी उसमें शामिल होगा। तो अगर L है तो हम मानेंगे कि जो कला कोण है वो कितना होना चाहिए? π/2 ही होना चाहिए। ऐसा कंफ्यूज करने के लिए बोलेंगे कि वोल्टा की कला, धारा की कला से π/3 कोण से आगे है, और ऑप्शन दे दिया प्रेरकत्व, तो आगे देखिए प्रेरकत्व लिख दिया, तो ऐसा नहीं होगा। कलांतर कितना होना चाहिए? π/2। ठीक है? और जब LCR परिपथ होता है तो LCR परिपथ के लिए प्रतिबाधा Z का फॉर्मूला क्या होता है? √R² + XL - XC का होल स्क्वायर, ये होता है Z का फॉर्मूला। और tan phi का क्या होता है? XL - XC अपॉन R, ये tan phi होता है। tan phi का फॉर्मूला क्या होता है? XL - XC अपॉन R। cos phi होता है R/Z। cos phi क्या होता है? R/Z। बैंड चौड़ाई क्या होती है? F2 - F1 1/2πr/L। विशेषता गुणांक क्या होता है? Q = FR/Δf। ये विशेषता गुणांक होता है FR/Δf। XL बराबर क्या होता है? ओमेगा L। XL क्या होता है? ओमेगा L। और XC क्या होता है? 1/ωc। अनुनाद की जब अवस्था होती है उस समय Z की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है? R के। Z मिनिमम हो जाता है, R के बराबर हो जाता है, और धारा क्या हो जाती है? मैक्सिमम, अनुनाद की अवस्था के लिए। ठीक है? और कहीं आपको अगर मान लो, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई R है और वोल्टेज अपन V दे रहे हैं, तो करंट क्या होता है? I = V/R। मानो R के साथ L और दे दिया, R के साथ और क्या दे दिया आपको? L। तो अब इन दोनों का निकालना पड़ेगा आपको, इन दोनों की प्रतिबाधा निकलेगी अब R और L की, तो क्या होता है वो? √R² + XL²। R² + XL²। एक बार आप ये भी ध्यान रखें, मान लो मैंने आपसे कहा कि एक प्रतिरोध मेरे पास है, ये दूसरा भी प्रतिरोध है, और ये मान लो मैं दे रहा हूं 100 वोल्ट। कितना दे रहा हूं? 100। सपोज करो मैंने दे दिया 100 में से 60 वोल्ट इसका है, तो बिल्कुल बिना रुके टुके आप कह सकते हो कि सर 40 वोल्ट ये लेगा,
कह सकते हैं ना, क्योंकि दोनों प्रतिरोध है। ये होता है देखो कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन। अभी देखो 100 वोल्ट आप सप्लाई कर रहे हो, इसके सिरों पे कितने वोल्टेज है 60। अब ये भी प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध ही होना चाहिए, तब आप कह सकते हो 60 वोल्ट, ये 40 वोल्ट बचेगा। लेकिन अगर सपोज करो यहां L दे दे, तो फिर आप ऐसे नहीं कर सकते आप कि सर 100 में से 60 इसको मिल गई, 40 इसको मिलेगी। अब ऐसे नहीं कर सकते, दोनों एक ही अवयव होने चाहिए, या तो प्रतिरोधी हो, या प्रेरकत्वी हो, या संधारित्री हो। अब आपको निकालना पड़ेगा सदिश वाली विधि से कि टोटल वोल्टेज है V, ये मान लो है VR, तो VL कितना होगा। अब ऐसे नहीं कर सकते कि सर 100 में से 60 गया तो 40 इसके पास बचा, क्योंकि L के लिए वोल्टेज आगे होती है π/2 कला कोण से, कलांतर सेम नहीं होता। तो फेजर आरेख कौन सा था, कैसा था, ऐसे बनाते थे ना। सपोज करो मैंने दर्शा दिया कि यहां पर मेरे पास है I0, कितना है I0, तो धारा की दिशा में ही कौन सी वोल्टेज होती है VR, तो धारा की दिशा में होता है VR, ठीक है। और धारा से π/2 कला कोण से आगे यहां क्या होगा VL, L के सिरों पर, क्योंकि वोल्टेज आगे होती है। और C की बात करें तो पीछे हो जाएगा, ये हो गया VC। अब मैंने कहा L और R है, तो C को छोड़ो, L और R है तो परिणामी वोल्टेज ये होगी, सदिश वाली विधि हो गई ना, ये VR है, ये VL है, तो ये कण हो गया एक तरीके से अंडर रूट ये और ये VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, परिणामी निकाल दिया, लंबवत हो गया, दो लंबवत सदिश। तो अगर R और L होगा तो परिणामी वोल्टेज ये होगी। अब ऐसे निकालना पड़ेगा आपको कि ये टोटल वोल्टेज हो गई V, अब V दे रखा है, VR दे रखा है, तो VL ऐसे निकलेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और तीनों होते तो अपन क्या करते हैं, इन दोनों का परिणामी निकालते पहले, VL माइनस VC। अब इन दोनों के परिणाम में ध्यान रखना है कि ज्यादा वैसे कम घटाना है। अगर मान लो ये VL है, ये VC है, और मैंने कहा VL ज्यादा है किससे, VC से, तो पहले इन दोनों का परिणामी VL माइनस VC, और फिर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ऐसे हमारे प्रतिघात की बात होती है। ये मान लो R है, ये क्या होगा XL, ये क्या होगा XC। अब आपसे कहते हैं कि सर परिपथ की परिणामी प्रतिघात बताओ, ये तो प्रतिरोध है, प्रतिघात दो तरह का है, XL और XC। तो परिणामी प्रतिघात, ये इन दोनों का परिणामी निकालना है, तो क्या करोगे XL माइनस XC, XL माइनस XC, क्योंकि विपरीत कला में होते हैं। L और C दोनों कैसे होते हैं, विपरीत कला, एक π/2 कोण से आगे है, एक π/2 कोण से पीछे है, विपरीत दिशा में हो गए ना दोनों। तो सदिशों की तरह आपको व्यवहार करना है इसमें। ये XL है, ये XC है, तो क्या हो जाएगा XL माइनस XC, और इन दोनों का निकलेगा तो ये हो जाएगा Z अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हमने पढ़ा है। और ट्रांसफार्मर के लिए फॉर्मूला कौन सा है कि अगर जो वोल्टता का अनुपात है वो फेरों की संख्या के तो समानुपात में होगा, और धारा के, और दक्षता का फॉर्मूला क्या होता है, ईटा बराबर B आउटपुट बटा B इनपुट इनटू 100%। तो एक बार आपने थोड़ा रिवाइज कर लिया, अब देखो क्वेश्चन आपसे जल्दी हो जाएंगे, मतलब कंसेप्चुअल जो फॉर्मूला आपको मालूम है तो अपने अपने बुक निकाले, एक पाठ्य पुस्तक मुझे प्रदान करें। तो 6 क्वेश्चन तो मैंने कराई दिए थे, एक भी साइंस कटूंगा। ऑब्जेक्टिव थोड़ा करे थे, ऑब्जेक्टिव देखते, पहला क्वेश्चन देखो, एक भी नहीं कराएंगे ऑब्जेक्टिव। अब देखो आप सब बुक में ध्यान दें, अपने अपने बताना हो जाता है नहीं होता। पहला क्वेश्चन से क्लियर है, क्वेश्चन देखिए, तुम बीच में रख लो और दोनों तीनों देखो। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, मैं जो पढ़ रहा हूं, जिसका बुक नहीं हो देखिए, बुक लेके आए। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान होता है, कितना होता है
आई नॉट बाई रूट 2, ये तो होता है वर्ग मान पे मूल मान। तो शिखर मान में कितना गुना हो गया? आई आर एम एस का मतलब होता है आई नॉट बाई रूट 2। शिखर मान कितना गुना हो गया? 1/√2 गुना। ऑप्शन क्या आएगा? शिखर मान का दुगुना आधा बराबर 1/√2 गुना। तो ऑप्शन नंबर डी। सरल सवाल है, बिल्कुल हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, अब देखो अगर आपके आसपास बुक है तो बुक में देख ले, और आसपास नहीं है तो सुन ले, सुनने से भी हो जाएगा, भले ध्यान से सुने और फिर जवाब दे, उसका सोच जवाब देने की कोशिश करें। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में निम्न में से किसके लगे होने पर धारा वोल्टता की कला से आगे होगी? अब ऐसे बता दो बिना ऑप्शन की, धारा वोल्टता की कला से आगे होगी। धारा किस में आगे होती है? सी में। किस में होती है? तो ऑप्शन दे रखा है शुद्ध प्रतिरोध। तो शुद्ध प्रतिरोध में आगे पीछे की बात होती है क्या? वहां तो साथ साथ चलते हैं। शुद्ध प्रेरकत्व कौन आगे होता है प्रेरकत्व में? वोल्टेज। शुद्ध धारिता, इसमें धारा आगे होती है और वोल्टेज पीछे होती है, तो ये ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, प्रत्यावर्ती धारा की कला, धारा की कला वोल्टता की कला से π/2 कोण से पीछे है। कौन सा परिपथ होगा? एल, क्योंकि धारा की कला पीछे है, π/2 कोण से पीछे है, तो हो गया एल परिपथ, क्योंकि वोल्टेज आगे होती है π/2 कोण से। क्वेश्चन नंबर 4, ओमेगा सी का मात्रक है। तो जो करने वाले होंगे सो कर लेंगे। तो पता है ओमेगा सी का मात्रक? देखो हमें यह पता है कि धारा के मार्ग में जितनी रुकावटें हैं, चाहे आर हो, एल के कारण एक्सएल हो और सी के कारण एक्ससी हो, इन सब का मात्रक होता है ओम। आर का मात्रक भी ओम होता है, एक्सएल का मात्रक भी ओम होता है और एक्ससी का मात्रक भी ओम होता है। तो यह ओमेगा सी किस में आता है? एक्ससी में आता है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि चूंकि एक्ससी इज इक्वल टू होता है 1/ωc, तो भाई एक्ससी का मात्रक ओम है, यानी 1/ωc का मात्रक ओम है। इसका मात्रक क्या है? ओम। क्वेश्चन में ओमेगा सी का पूछ रहा है, तो उल्टा हो जाएगा। 1/ωc का ओम है, तो ओमेगा सी का मात्रक ओम का उल्टा हो गया ना, ओम इनवर्स, यानी MHO, यानी म्हो। तो ओमेगा सी का मात्रक क्या होता है? म्हो, MHO। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आएगा इसमें? बी। क्वेश्चन नंबर 5, पांचों क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने बताया हुआ अभी पहले। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परिपथ में जो संधारित्र है वो किसको गुजरने देता है, किसको रोक देता है? एसी और डीसी की बात हो रही है। परिपथ में जो संधारित्र है वो एसी को डीसी को किसको रोकता है, किसको गुजरने देता है? तो बताओ। देखो संधारित्र की बात कर रहे हैं, संधारित्र धारा को रोकेगा किसके कारण? एक्सी के कारण। ये तो ऐसे वाला अवरोध। तो हमें पता है कि सर एक्सी बराबर हो गया 1/ωc। ओमेगा क्या होता है? 2πf इंटू सी। अब आपको पता है चूंकि डीसी के लिए, दिष्ट धारा के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? बताओ। डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 0। कोई फ्रीक्वेंसी चक्कर थोड़ा लगा रही है, वो तो सीधी चल रही है, डायरेक्ट करंट। डीसी के लिए एफ की वैल्यू क्या होती है? 0। एसी चक्कर लगाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी है, घरों में 50 हर्ट्ज आ रहा है, तो भाई ध्यान रखो डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 0। ये शुरू में जब पढ़ाया था दिष्ट धारा, वहां लिखवाया हुआ है ये कि इसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 0। तो डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी 0 हो गई। क्या एसी के लिए फ्रीक्वेंसी 0 होती है क्या? एसी की तो फ्रीक्वेंसी होती है क्योंकि चक्कर लगा रही है वो, तो एसी के लिए फ्रीक्वेंसी 0 नहीं होती। इसका मतलब यह हुआ कि डीसी के लिए जो एक्सी होगा
जो एफ अगर 0 होगा तो एक्सी कितना हो गया? अनंत। भाई 0 आ गया ना एफ। एफ अगर 0 होगा, फ्रीक्वेंसी अगर 0 होगी, आवृत्ति 0 होगी, तो प्रतिघात क्या होगी? अनंत। यानी अनंत प्रतिघात, यानी धारा 0 अनंत प्रतिघात हो गया। एक्सी हो गया अनंत हमारे पास, तो धारा क्या होगी? आई बराबर वी अपॉन एक्सी। एक्सी का अनंत होगा, धारा क्या हो जाएगी? 0। तो कहने का मतलब अगर डीसी को रोकना है तो उसके मार्ग में क्या लगा दो? संधारित्र लगा दो। संधारित्र को लगा दो अब, तो डीसी को वो रोक देता है, क्योंकि उसके लिए प्रतिघात अनंत होती है। प्रतिघात क्या होती है? अनंत। लिखो, लिख लो इसको ऐसे ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो C है वो किसको रोक देगा? DC को रोक देता। आगे बात समझ में? तो DC के लिए XC क्या हो गया? इन्फिनिटी हो गया, यानी अनंत प्रतिघात हो गया। धारा क्या हो जाएगी? 0। तो अब ध्यान रखिएगा, अगर DC को रोकना है तो क्या लगा दो बीच में? C लगा दो। क्या AC के लिए होगा क्या 0? AC के लिए कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी होगी तो XC भी होगा, अनंत नहीं होगा। तो अरे तो DC का मान हमारे पास हो गया अनंत, तो DC के लिए इसकी वैल्यू हो गई अनंत, लेकिन AC के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू आपको मिलेगी, तो DC को रोक देता है। इसका मतलब ये हुआ। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब आपने संधारित्र पढ़ा था, क्या पढ़ा था? संधारित्र, तो वहां बैटरी लगाई थी। संधारित्र जब पढ़ा था तो वहां क्या लगी हुई थी? नीचे बैटरी। इसका मतलब ये हुआ, तो ये बात हमें यहां क्लियर है कि जो संधारित्र है, जो संधारित्र है वो डीसी को रोक देता है तथा इसी को गुजरने देता है, इसी को गुजारता है, गुजरने देता है। अब एक बात यहां अपन और इसी क्वेश्चन में देखें कि संधारित्र से डीसी का फ्लो नहीं हो रहा आगे, लेकिन संधारित्र को चार्ज किया जा सकता है। कि जैसे मान लो संधारित्र की एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, तो यहां हम क्या लगाते हैं? डीसी बैटरी लगाते हैं। ये बात हमने बैटरी लगा दी, प्लस और माइनस। तो बैटरी से कौन सी करंट मिलेगी? डीसी। बैटरी हमें क्या देगी? डीसी करंट देगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि संधारित्र को आवेशित किया जा सकता है, क्योंकि पॉजिटिव जो टर्मिनल है इसका, इस प्लेट को क्या बना देता है? पॉजिटिव बना देता है। आगे डीसी नहीं जाएगी। इस पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो कैसे आएगा? प्रेरण के कारण आएगा। किसके कारण? प्रेरण के कारण, क्योंकि प्रेरण से हमेशा विपरीत आवेश, समान परिमाण और विपरीत आवेश की उत्पत्ति होती है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। तो कहने का मतलब संधारित्र को डीसी से चार्ज किया जा सकता है, लेकिन डीसी का फ्लो नहीं करता। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि जो सी है संधारित्र को डीसी से क्या कर सकते हैं?
आवेशित कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, आवेशित किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही लिख लो इसको। क्वेश्चन 5 है। ठीक है, देखो इसको। तो ध्यान रखें, अगर हमें डीसी को रोकना है तो क्या लगा दो बीच में, कैपेसिटर लगा दो। तो चार्ज कर सकते हैं, लेकिन डीसी का जो फ्लो है वो नहीं होगा। किससे? संधारित्र से। लिख लो भाई, लिख लो। कहां लिख लिया? ये थोड़ा मिला हुआ नोट्सों में। हो गया भाई? आगे बात समझ में? अच्छा, एल के लिए सोच के बताओ। लिख लो पहले जल्दी, साथ साथ चला करो भाई। लिख लिया फटाफट। अब पूछा जा रहा है, उस पर दिमाग होना चाहिए। अब हम ये बताओ, क्या एल अब हमने सीख लिया है कि सर संधारित्र से डीसी का फ्लो नहीं हो सकता, क्योंकि डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, और फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो अनंत प्रतिघात उत्पन्न कर रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या एल डीसी का फ्लो कर सकता है, क्या प्रेरक धातु दिष्ट धारा को अपने में से प्रवाहित होने दे सकता है क्या? क्या एल को लगाने पर डीसी का फ्लो हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? अब ऐसे चेक कर सकते हो। एल तो सबसे ज्यादा सहयोगी डीसी को करेगा, क्योंकि एक्सएल बराबर क्या होता है भाई? डीसी को रोकने के लिए उसके पास ये बात है, एक्सएल बराबर क्या होता है? ओमेगा एल। ओमेगा का मतलब 2πf/L। डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी 0, डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी 0, तो एक्सएल कितना? 0। यानी कोई रुकावट नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई रुकावट नहीं। एक्सएल 0, कोई बाधा नहीं है, कोई अवरोध नहीं है। अरे बात समझ में? एक्सएल 0 हो गया, यानी कोई रुकावट ही नहीं है, धारा के मार्ग में कोई अवरोध ही नहीं है, तो आसानी से फ्लो हो जाती है डीसी। किस में से? एल में से। सी में से नहीं होती, क्योंकि सी के लिए एक्सी की वैल्यू क्या होती है? अनंत होती है। अरे बात समझ में? एक्सएल 0 है, रुकावट नहीं है, यानी रास्ता साफ है, निकल लो। होता है ना ऐसे ही कि माल आपने ले लिया, अब निकल लो। क्वेश्चन 6 देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आप भी बता देंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, जो मैं कर रहा हूं बोर्ड पे वो भी आप करें अपनी कॉपी में। होशियार ना समझे अपने आप को कि हो जाएगा, तो अभी तो हो जाता है, फिर जब पढ़ते हो बाद में फिर अरे ये कैसे होगा, अब है ही नहीं लिखा हुआ कहीं, नहीं तो याद कर लेते उसको। कौन सा छड़ा? देखो कह रहे किसका मात्रक समान नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कह रहा है किसका मात्रक समान नहीं है, मतलब 3 के समान होंगे, क्योंकि ऑप्शन तो एक ही होगा ना आंसर। किसका मात्रक समान नहीं है, तो अपन चारों के मात्रक निकाल के देखते हैं। तो पहला दे रखा है 1/√LC, 1/√LC, इसका मात्रक निकालना है 1/√LC। अब जैसे हमने वाला चैप्टर नहीं पढ़ा ध्यान से, अब ऐसे जिंदगी अंदाजे में चल रही है, तो बच्चा करेगा एल का मात्रक हेनरी, क्या? हेनरी। H सी का मात्रक फेरड होता है ना, सी का मात्रक। धारिता का मात्रक क्या होता है? फेरड, यानी 1/√हेनरी × फेरड।
अब निकालता रहे हेनरी फेराडे का वर्गमूल, यहां तक जाएगा। लेकिन आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता है ये मतलब ये वाला पद किस फॉर्मूले में आता है, अभी बोला आपने, ये वाली टर्म किस में आ रही है, अनुनादी आवृत्ति में आ रही है। किस में आती है, अनुनादी आवृत्ति में। तो अनुनादी आवृत्ति का मतलब चूंकि आपको पता है कि सर एफ आर इज इक्वल टू क्या होता है 1/2π√LC, ये आवृत्ति है। अब क्लियर है कि आवृत्ति का मात्रा क्या होता है, बोलो, प्रति सेकंड। क्या होता है, प्रति सेकंड, पर सेकंड, पर सेकंड। आवृत्ति का मात्रा क्या होता है भाई, पर सेकंड। तो ये पर सेकंड किसका मात्रक है, क्योंकि 2π का मात्रक होता नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/√LC का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, पर सेकंड, प्रति सेकंड। एक सेकंड में चक्करों की संख्या, क्योंकि भाई आवृत्ति होती है F इज इक्वल टू 1/T। आवर्तकाल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं, आवर्तकाल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं। आवर्तकाल समय होता है, वो सेकंड होता है, तो 1/सेकंड, सेकंड इनवर्स, यानी आवृत्ति का मात्रा क्या होता है, सेकंड इनवर्स या 1/सेकंड। तो क्लियर है, 1/√LC का मात्रा क्या हो गया, पर सेकंड। आगे चले, √LC भाई जब 1/√LC का मात्रक पर सेकंड है तो इसका उल्टा कर दो तो सेकंड हो गया, तो √LC का मात्रक हो गया सेकंड, केवल सेकंड, क्योंकि इसका 1 हो जाएगा ना, 1 सेकंड तो ऊपर चल जाएगा, √LC का सेकंड। C क्या है, RC, RC का मात्रक तो मैं मूल मात्रक में लेके आ गया। ये जो फैराड है, धारिता, हेनरी है, एल का, ये व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। ये सारे कैसे होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। न्यूटन व्युत्पन्न मात्रक है। अगर न्यूटन को हमें मूल मात्रक में लिखना है तो क्या लिखते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मूल मात्रक है। तो अपन मूल मात्रक में लेके आ रहे हैं सबको, तभी अपन तुलना कर सकते हैं। तो RC, अब R को चेंज करो, R का मतलब V/I, जैसे V बराबर होता है IR, वैसे Q बराबर क्या होता है, CV। Q बराबर क्या होता है, CV। तो C बराबर Q/V, फॉर्मूला होता है V बराबर IR, ऐसे Q बराबर CV। आवेश विभव में वृद्धि के समानुपाती होता है, धारिता में पढ़ा है। तो भाई देखो V/I, आवेश धारा गुना समय, Q को मैं क्या लिख सकता हूं, IT/V। Q का मतलब क्या हो गया, IT, धारा गुणा समय। कट रहा है कुछ, V से V कट गया, I से I कट गया, क्या बचा, T। यानी RC का मात्रा क्या होगा, क्योंकि T तो समय है, तो RC मतलब समय हो गया एक तरीके से। RC जो शब्द है, जो पद है, वो समय को शो कर रहा है, तो RC का मात्रा क्या हो गया, सेकंड। अब आपको देख ही रहे हैं, ये कह रहा है कौन सा मात्रक समान नहीं है। अब 2 के सेकंड आ गए, तो तीसरा वाला भी क्या आना चाहिए, सेकंड ही आना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं आता तो सेकंड एक ही होता फिर, क्योंकि समान नहीं तो एक का ही होगा ना। अब 2 के समान हो गए तो चौथा आप करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप कर भी सकते हो। ये तो वाला एग्जाम की बात है, एग्जाम में टाइम थोड़ा खराब करता है, किसका भी निकाल के दिखाऊंगा, मुझे आता है, ऐसा नहीं करते उसमें। वहां टाइम कितने कम टाइम में आप कर रहे हो, आपको पता लगे 2 के सेकंड आ गए तो समान हो गए, तो अगला वाला भी सेकंड ही आएगा। आंसर क्या आएगा, पर सेकंड। L/R किस में आता है, R/L किस में आता है, बताओ भाई। अरे बैंड चौड़ाई का फॉर्मूला क्या होता है, अभी तो बोला आपने कि 1/2π R/L, ये होता है कि नहीं होता, 1/2π R/L। अब ये हो गया, देखो बैंड चौड़ाई, ये भी आवृत्ति है, ये भी आवृत्ति है, तो आवृत्ति माइनस आवृत्ति आवृत्ति रहेगा, यानी इस पूरे का मात्रा क्या होगा, पर सेकंड, क्योंकि आवृत्ति हो गई नहीं, आवृत्ति माइनस आवृत्ति, आवृत्ति पर सेकंड, तो R/L का पर सेकंड, क्योंकि 1/2π का तो होगा नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि R/L का मात्रा क्या होगा, पर सेकंड। हमारे पास क्या है, L/R, तो L/R का उल्टा कर देंगे, तो L/R का मात्रा क्या हो गया, सेकंड। तो वाला किसका है,
1/√LC का, तो ऑप्शन आ जाएगा ए। कर लो। तो 1/√LC का समान नहीं है। आवाज नहीं, कौन बात कर रहा है? और भाई आज जाके जैसे अपने आप घर जाओगे और जाते आपको लग जाना है चैप्टर नंबर 10वें को याद करने में। ठीक है, चैप्टर नंबर 10वां जो चैप्टर है 10वां आपके पास पूरा जो हो चुका है, तो कल मैं सुनूंगा इसको आपसे। और वो तुम्हारी टेंशन, नोट्स नहीं क्या है, फोटो कराओ। सबके पास है, फोटो कराओ हाथ के हाथ। अब तुम करते हो लालच, मैं बताया हुआ है कि पढ़ाई के मामले में लालच मत क्या करो। तो जैसे मानो जो अभी अभी आया है, जो नया है, जिसको नहीं पता मानो कुछ भी, तो वही उसकी बात वाला है। जो मतलब शुरू से पढ़ रहा है, पहले का बच्चा है मान लो, तो नन्हे को थोड़ा ध्यान से रखना पड़ता है, पुराना करना पड़ता है उसको, फिर धुलाई शुरू होती है। ये डिपेंड करता है बच्चा कैसा है। तो बात ही वो नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आप सब जुड़े हुए हैं शुरू से ही, तो कल आपको 10वां चैप्टर तैयार करके आना है। ठीक है ना? तो पहला तो हो गया, पहला तो मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था। पहला करोगे? चलो वोटिंग करवा लेते हैं। तो पहले के लिए हाथ खड़े करो। कैसा मैं पहला चैप्टर हम याद कर लेंगे, पर हाथ खड़ा करना जरूरी है किसी न किसी में। ये ऐसे हाथ टूटा थोड़ा तो पूरा है, बात बात है कि ऐसे हाथ पूरा कर लो, तो खड़े रखो थोड़ा सा, शरीर में जोर पड़ना चाहिए। तो मैं गिन लेता हूं, देखो हाथ कितने हैं, 4 और तो 6 और 7। तो भाई ये तो बहुत कम है, बाकी बड़ा सारा 10वें कह रहे। तुम्हें सोचा 10वें बोलेंगे और उसमें हाथ खड़े नहीं करेंगे। एक में यस हो गया, दूसरे में नो हो गया। कोई से में ना करे वो पुरुष नहीं है, फिर उसको कोई मानना पड़ेगा। तो फिर 10वां फाइनल हुआ भी। ये तुम्हारी तो मत का प्रयोग किया गया पूरा अपने हिसाब से। मेरे हिसाब से क्या है, 10वां चैप्टर अभी पढ़ा है, 10वां करंट है एक तरीके से। तो 10वां करना चाहिए। चलो अभी दोनों ऑप्शन आपके पास है, पहला है 10वां। नहीं वो अपने हिसाब से आप पूछोगे या पहला पढ़ के आए हो 10वां पढ़ के आए हो, ठीक है ना? अपनी मर्जी से पहला पढ़ सकते हो या 10वां पढ़ सकते हो। मुझे ज्यादा श्रद्धा करे वो दोनों पढ़ के आ सकते हैं। तो कल आपको चैप्टर नंबर 1 या 10वां कोई भी एक पढ़ के आना है ढंग से, एक ही होगा ढंग से। तो
तो उसको पूरा पढ़ के आ रहा है ढंग से, बिल्कुल आपको सारा डेरिवेशन जो पूरी थ्योरी है वो मालूम होनी चाहिए, पता होना चाहिए किस तरह करना है, पहला या 10वां अपने हिसाब से लिख लेना। आपको 10वां अच्छा लग रहा है 10वां करना, पहला करना पहला। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 7। पहले के बजाय 10वां सिंपल है क्योंकि मैथमेटिकल है पूरा, इसमें याद करने का ही नहीं कुछ। क्वेश्चन 7 हुआ, क्वेश्चन 7 को क्या कह रहा है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जो है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जो है वो 10 किलो हर्ट्ज, 10 किलो हर्ट्ज। देखो जिसके पास भी मैटर नहीं हो अब तक का, जो अभी बिल्कुल ही मतलब भूल भुलैया में रह रहा है, 10 चैप्टर हो चुके हैं मान लो, तो वो वही किसी से मैटर लेके पहले उसे कॉपी करा है, फोटो कॉपी करा है, क्योंकि टाइम ऐसे निकल जाएगा फिर कोई देगा भी नहीं बाद में। और देना क्या, घर के लिए मत देते ना, जो आएगा नहीं वापस कभी। ये टाइम ऐसा है कि जिसके नोट्स तैयार है पूरे, अब दे दिए खो गए, और कहने लगे क्या करें, खो गए। वो घर पे पढ़ता है, से पूरा मिल गया अच्छा तरीके से। तो हैंड टू हैंड, मतलब हैंड टू हैंड कॉपी करा, मुझे हाथ क्या देते, ऐसा करना पड़ेगा। तो वो अपना ध्यान रखें आप। और अभी तो जो प्रैक्टिकल फाइल बनेगी उसमें ऐसे ध्यान रखना है, प्रैक्टिकल फाइल बनती है, मान लो किसी ने बना ली, मांग ली, खो गई भाई। फिर एग्जाम में उसी को लिया था, ये नहीं मेरी, दिखाने पड़ते हैं, फाइल के नंबर होते हैं, रिकॉर्ड जो होता है, तो आप कॉपी करो, हाथ क्या कराया करो, मतलब कि मैं हाथ क्या फोटो करा ले, हाथ क्या बस। तो अनुनादी आवृत्ति दे रखी है 10 किलो हर्ट्ज आपको दे रखा है, अनुनादित होता है कोई प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, यदि आवृत्ति बढ़ाकर 12 हर्ट्ज तो नहीं होगा, तो बढ़ा रहे ना, तो कह रहे हैं आवृत्ति बढ़ेगी 12 किलो हर्ट्ज होगा, किलो समझ लो, सब केवल लगा दो इसमें। यदि आवृत्ति बढ़ाकर सपोज करो एफ में मान लो 12 किलो हर्ट्ज कर दी गई, कोई हमारा जो परिपथ है वो 10 किलो हर्ट्ज में अनुनादित होता है, आवृत्ति बढ़ाकर 12 किलो हर्ट्ज कर दी जाए तो प्रतिबाधा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रतिबाधा क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रतिबाधा में कोई चेंज होगा कि नहीं होगा। तो क्वेश्चन ये है, अपरिवर्तित रहेगी यानी कोई चेंज नहीं होगा, 1.2 गुना बढ़ जाएगा, या बढ़ जाएगी और धारतीय हो जाएगी, और बढ़ जाएगी प्रेरणिक हो जाएगी। तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोई हमारा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है वो इस आवृत्ति पर अनुनादित होता है, यह अनुनाद की अवस्था है। अनुनाद की अवस्था में आपको पता है, अगर इसको हम ग्राफ से समझें तो ये मान लो हमारा ग्राफ, ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ, ठीक है। तो ये जो आवृत्ति है, ये कौन सी आवृत्ति होती है, अनुनादी आवृत्ति FR, अनुनादी आवृत्ति FR। हमें पता है कि अनुनादी आवृत्ति में जो प्रतिबाधा होती है Z, वो मिनिमम हो जाती है, और Z मिनिमम किसके बराबर होता है, R। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आवृत्ति बढ़ा दी जाए 10 किलो हर्ट्ज से कितना कर दिया, 12 किलो हर्ट्ज, यानी मानो कहीं यहां पर है, ये मानो 10 किलो हर्ट्ज 11 12 ऐसे मान लिया, तो कह रहा है इस पे बताओ कितना, क्या परिपथ, क्या बिहेव होगा प्रतिबाधा का। ये 10 किलो हर्ट्ज है, ये मानो F हमारा कितना है, 12 किलो हर्ट्ज। तो अनुनादी आवृत्ति यानी आवृत्ति को बढ़ा रहे हैं। देखो अनुनादी आवृत्ति फिक्स होती है, किसी भी परिपथ की अनुनादी आवृत्ति क्या होती है, कांस्टेंट, एक ही वैल्यू होती है अनुनादी आवृत्ति की। तो क्या आवृत्ति को बढ़ा दिया तो अब अनुनाद की अवस्था तो नहीं है, तो क्या अनुनाद की अवस्था तो किसमें थी, FR पे। तो F पर F कर दिया 12 किलो हर्ट्ज कर दिया, तो क्या प्रतिबाधा में परिवर्तन होगा। अब प्रतिबाधा क्या होता है फॉर्मूला, चूंकि Z is equal to under root R square plus XL minus XC का होल स्क्वायर। अब तो याद हो गया होगा सबको ये फॉर्मूला, प्रतिबाधा का फॉर्मूला होता है Z। LCR परिपथ की बात हो रही है, और अगर इसे ओमेगा के रूप में लिखना चाहूं तो Z is equal to under root R square plus XL मतलब ओमेगा L, XC मतलब का होल स्क्वायर। ओमेगा होती है कोणीय आवृत्ति, आवृत्ति के रूप में लिखना चाहूं तो
आर स्क्वायर प्लस 2 पाई एफ एल माइनस 1 अपॉन 2 पाई एफ इंटू सी का होल स्क्वायर। तो आपको इससे बताना है कि अगर एफ को बढ़ाया जाए तो जेड चेंज होगा कि नहीं होगा, पहले तो ये बताओ। जेड में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा अगर एफ को बढ़ाओगे तो? चेंज होगा, क्योंकि अनुनाद की अवस्था में तो जेड आर के बराबर था। अनुनाद की अवस्था में जेड आर के बराबर था, आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई यानी इसकी कुछ वैल्यू होगी तो आर स्क्वायर प्लस हो रहा है यानी बढ़ेगा, ये मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो क्योंकि आवृत्ति बढ़ रही है तो जेड का मान क्या होगा? बढ़ेगा। अब बढ़ तो गया, अब क्वेश्चन ये है कि बढ़ तो गया लेकिन वो प्रेरणिक होगा कि धारतीय होगा? प्रेरणिक होगा कि धारतीय होगा वो डिपेंड करता है एक्सएल या एक्सी पर। प्रेरणिक होगा कि धारतीय होगा, तो ये किसकी वैल्यू है? एक्सएल की। तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो ये वैल्यू बढ़ेगी और ये घटेगा। घटेगा नहीं घटेगा? अगर एफ बढ़ाओगे तो ये तो बढ़ेगा, 2 पाई एफ इंटू एल बढ़ेगा और ये 1 अपॉन 2 पाई एफ इंटू सी घटेगा। इसका मतलब आवृत्ति बढ़ाने पर एक्सएल की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। तो बढ़ने वाले का ही प्रभाव होगा, यानी एक्सएल ज्यादा होगा एक्ससी से। इसका मतलब जो परिणामी प्रतिघात होगा वो प्रेरणिक प्रतिघात होगा। क्या होगा? प्रेरणिक प्रतिघात। सपोज करो हमारे पास ऐसे है, ये एक्सएल है और ये क्या है? एक्ससी। विपरीत कला में होता है दोनों। तो अगर मान लो यदि एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी हो तो यहां जो परिणामी प्रतिघात होगी वो x बराबर क्या होगा? एक्सएल माइनस एक्ससी। तो एक्सएल ज्यादा है तो प्रभाव इसी का तो होगा, यानी जो प्रतिघात होगा वो कैसा होगा? प्रेरणिक होगा, क्योंकि एक्सएल ज्यादा है। तो भाई इस वाले फॉर्मूले में हमें पता है चूंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो ये बढ़ेगा मान, ये बढ़ेगा, एक्सएल बढ़ेगा तो एक्सएल बढ़ेगा तो हमारी प्रतिबाधा बढ़ेगी और वो कैसी होगी? प्रेरणिक होगी। आगे बात समझ में? क्योंकि इसका मान घट रहा है। अगर मैं कहता एक्ससी का मान ज्यादा होता, अगर मैं कहता इसी क्वेश्चन को बदल दें, कहते आवृत्ति घटाएं, 10 किलो हर्ट्ज से 8 किलो हर्ट्ज कर दें, तो आवृत्ति घटाओगे, एफ घटाओगे। तो एफ घटा रहे हो यानी कुछ कम कर रहे हो वैल्यू को आप, तो ये मान तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि स्क्वायर है। ये मान हमेशा क्या मिलेगा? पॉजिटिव। कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी क्योंकि प्लस हो रहा है, ये तो वैल्यू आपको मिलेगी। लेकिन इसमें आपको देखना होगा कि आवृत्ति कम कर रहे हो तो अब ये कम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो हमेशा ज्यादा वाले का प्रभाव होता है। तो एल की बात करें एक्सएल, एक्सएल ज्यादा है तो प्रतिघात क्या होगी? प्रेरणिक। तो ऑप्शन क्या आएगा कि प्रतिबाधा बढ़ेगी, प्रतिबाधा क्या होगी? बढ़ेगी। और कैसी हो जाएगी? प्रेरणिक होगी। ये ऑप्शन आ गया इसका। तो ये कौन सा देर का ऑप्शन? डी, बढ़ जाएगी और प्रेरणिक हो जाएगी। देखो इसको, आवृत्ति बढ़ने पर प्रतिबाधा बढ़ेगी और प्रेरणिक होगी।
कर लिया भाई? आगे बात समझ में? प्रिंटिंग क्यों होगी? क्योंकि एक्सेल का मान क्या है? ज्यादा है, इसलिए प्रिंटिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। कह रहा है एक परिपथ में धारा की कला वोल्टा की कला से π/3 कोण पीछे है। धारा वोल्टा से पीछे है। किसमें होती है पीछे? L में। लेकिन L जब होता है तो कलांतर कितना होना चाहिए? π/2। यहां कितना दे रखा है? π/3। तो L के साथ और क्या लगाना पड़ेगा? R। और क्या लगा दो? R। तो R और L आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर, शुद्ध प्रेरकत्व या धारिता का शक्ति गुणांक का मान होता है। शक्ति गुणांक होता है cos phi, और L या C के लिए phi क्या होता है? π/2। और cos π/2 क्या होता है? 0। cos 90 क्या होता है? 0। यानी शुद्ध प्रेरकत्व या धारिता के लिए शक्ति गुणांक क्या होगा? 0। एक नहीं होगा, क्या होगा? 0। एक प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति की हानि किए बिना, यानी पावर लॉस नहीं करना, धारा को कम कर सकते हैं। पावर लॉस नहीं करना, धारा को कम कर सकते हैं। तो धारा कम किसमें होती है? प्रेरकत्व में। वोल्टेज आगे होती है ना, धारा पीछे होती है, और हाँ पावर लॉस होता नहीं है। तो क्या ऑप्शन आएगा? शुद्ध प्रेरकत्व का प्रयोग करके। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, शुद्ध प्रेरकत्व। क्योंकि जब L होगा तो पावर लॉस नहीं होता है और वोल्टेज आगे रहती है, हमेशा धारा पीछे रहती है। क्वेश्चन 11 कह रहा है I बराबर Im sin ओमेगा t माइनस π/2 और V दे रखा है Vm sin ओमेगा t। तो बताओ कितना कालांतर है दोनों के बीच में? π/2 कालांतर होता है साइन के बाद वाला। कितना कालांतर है? π/2। पावर लॉस कितना होगा? क्योंकि पावर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? Vrms Irms cos phi। तो phi यहां पर क्या है? π/2। cos π/2 0, यानी कोई पावर लॉस नहीं होगा। तो क्या आएगा आंसर? 0। 12 क्वेश्चन है, थोड़ा आधा अधूरा सा क्वेश्चन है। C का मान 1 स्पेस दे दिया, L में दे दिया है, मतलब हेनरी, उसकी वैल्यू नहीं दी कुछ। तो आपको फॉर्मूला मालूम है कि अनुनादी अवस्था में अनुनादी आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है? Fr इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट LC। तो L और C की वैल्यू रख के निकाल लेंगे। अब यहाँ L नहीं दिया हुआ है तो इसको आप छोड़ दें ऐसे ही। ट्रांसफार्मर की क्रोड प्रचलित की जाती है ताकि भंवर धाराओं का ऊर्जा हानि क्या कर सके? कम कर सके। क्वेश्चन 14 इंपोर्टेंट है, पूछ लेते हैं ऐसा क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन देखो। एक ग्राफ आपको दे रखा है, वो बता रहा है कि अनुनाद को बताओ कौन दर्शा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में ये ग्राफ दे रखा है, ये दे दिया x और ये दे दिया आवृत्ति। तो एक्सएल क्या होता है? ओमेगा एल। ओमेगा क्या होता है? 2πf, यानी f के तो समानुपाती है ये। तो ये एक्सएल का ग्राफ तो क्या होता है? f के समानुपाती। xc की बात करें तो विद समानुपाती होता है, क्योंकि xc होता है 1/ओमेगा c, यानी 1/2πf इंटू c। तो f बढ़ेगा तो xc क्या होगा? घटेगा। तो उसका ग्राफ ऐसे आता है। अब यहां मिल रहे हैं दोनों। तो ये वाला पॉइंट आपको दे दिया, ये a को दर्शा रहा है, ये वाला पॉइंट a को दर्शा रहा है, और ये b को दर्शा रहा है, इसी के साथ जो है वो c को दर्शा रहा है, और ये किसको दर्शा रहा है? d को। तो आपको बताना है अनुनाद को कौन शो कर रहा है, क्योंकि हमें पता है कि अनुनाद की अवस्था में एक्सएल बराबर क्या होना चाहिए? एक्ससी। ए पॉइंट पर दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अनुनाद की अवस्था में क्या होगा? एक्सएल बराबर एक्ससी। तो ए पॉइंट किसको दर्शाएगा? अनुनादी अवस्था को दर्शाएगा। तो आंसर क्या आएगा? ए पॉइंट, ये अनुनाद को दर्शाएगा। 15 क्वेश्चन बताओ।
ट्रांसफार्मर की बात हो रही है और किसका अनुपात दे रखा है? धाराओं का अनुपात। और किसका पूछ रहा है? वोल्टताओं का। उल्टा हो जाता है। फॉर्मूला होता है ES अपॉन EP बराबर IP अपॉन IS। तो क्वेश्चन में कह रहा है प्राथमिक एवं द्वितीयक, ये ध्यान देना आपको, प्राथमिक एवं द्वितीयक। तो प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली में धारा का जो अनुपात कितना है भाई? 1:4। तो ये वैल्यू हो गई ES अपॉन EP की 1:4। लेकिन ये क्या है? द्वितीयक और प्राथमिक। प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों में धारा का अनुपात है 1/4। तो वोल्टा का अनुपात क्या होगा? यानी हमें ये वैल्यू मिलेगी ES अपॉन EP की, तो हमें निकालना है प्राथमिक और द्वितीयक का। तो उल्टा हो जाएगा ना, 4/1। तो इस ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी। अब आ जाओ 7वें क्वेश्चन पे। 6 तो कराई दिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए इसको। केवल आपके दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और देखो आपके दिमाग में आता है कि नहीं आता। ये कौन सा फॉर्मूला लगा? तो देखिए, सुनिए क्वेश्चन 7 को। कह रहा है एक कुंडली का प्रतिरोध 10 ओम तथा प्रेरकत्व कितना है? 0.4 हेनरी है। तो लिख देता हूं इसको मैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है मुझे? एक आवाज ही पीछे में आवाज नहीं। एक कुंडली का प्रतिरोध कितना दे रखा है? 10 ओम। और प्रेरकत्व कितना दे रखा है? बोलो भाई, पढ़ने दे क्या को? बुक नहीं है तुम्हारे पास? 0.4 हेनरी है। कितना है? 0.4 हेनरी। इसे 6.5 वोल्ट और 30/पाई हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं। जो सोर्स आपको दे रखा है, जो प्रत्यावर्ती स्रोत की वोल्टेज है वो कितनी है? 6.5 वोल्ट और आवृत्ति कितनी दे रखी है? 30/पाई हर्ट्ज। इससे इसको जोड़ दिया तो परिपथ में औसत शक्ति वह बताइए। ये क्वेश्चन कह रहा है परिपथ में एवरेज पावर कितना लॉस होगा, औसत शक्ति वह बताइए। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक कुंडली हमारे पास है, उसका प्रतिरोध इतना है, L इतना है, सप्लाई अपन इतना कर रहे हैं, इतनी उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो कह रहा है पी एवरेज बताओ। तो क्या होता है फॉर्मूला पी एवरेज का? VRMS IRMS cos फाई। अब आप ध्यान रखना, जो भी सप्लाई वोल्टेज होती है, ठीक है ना, एसी वाले क्वेश्चन करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो हमें सप्लाई की वोल्टेज दी गई होती है वो RMS वैल्यू होती है। वो कौन सी वैल्यू होती है? RMS। क्योंकि मीटर जो बता रहा है कि भाई इतना वोल्टेज है, वो एसी वाला मीटर है, और एसी जो मीटर होता है वो RMS वैल्यू को पढ़ता है। एसी धारा को नापने वाला जो हमारा अमीटर होता है वो कौन सी वैल्यू पढ़ता है? RMS। डीसी जो मीटर होता है वो एवरेज पढ़ता है। डीसी मीटर एवरेज वैल्यू को शो करता है और एसी मीटर RMS वैल्यू को शो करता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपने प्रत्यावर्ती धारा को नापने के लिए कोई डीसी मीटर लगा दिया तो क्या पाठ्यांक होगा उसका? अगर प्रत्यावर्ती धारा को नापने के लिए आपने डीसी मीटर लगा दिया तो क्या दर्शाएगा वो? 0। क्योंकि डीसी मीटर प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान दर्शाएगा और प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है? 0। प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण चक्र के लिए औसत मान क्या होता है? 0। तो डीसी मीटर तो औसत मान को पढ़ता है और एसी मीटर RMS वैल्यू पढ़ता है। इसका मतलब ये जो वैल्यू हमें दे रखी है वोल्टेज की, वो कौन सी वैल्यू है? RMS। तो देखते हैं हमारे पास क्या है क्या नहीं है। चूंकि पी एवरेज क्या होता है फॉर्मूला? VRMS IRMS cos फाई। ठीक है, VRMS IRMS cos फाई। अब जो बच्चे बातें करते हैं उनके लिए अच्छा है कि बातें ना करते हुए जो मैं बुलवाता हूं कि क्या होता है, ये क्या होता है,
तो एक बार जब बोल लेते हो दिमाग में चल जाता है इंफॉर्मेशन, क्यों बुलवा रहे हैं आपसे, एक बात तो 50 बुलाता है पर याद हो जाती है वो चीजें। बुलवाने का मतलब दिमाग को आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, सूचना दे रहे हो। तो जो कूड़ा करकट वाली बातें आप कर रहे हो कि तू उठाएगा कि मैं उठाऊंगा आज, उनसे अच्छा है कि आप इनको बोलें ताकि अगर दिमाग में आई बात ये काम में आएंगी। तो पी एवरेज क्या होता है भाई, VRMS IRMS cos फाई। क्या है आपके पास, केवल आपको 3 वैल्यू चाहिए, VRMS IRMS cos। क्या है आपके पास, केवल VRMS। तो आपको IRMS निकालना पड़ेगा। भाई ऐसे तो करोगे क्वेश्चन कि हमें ये दे रहा है, ये निकालना है, क्या क्या चाहिए इसके लिए, क्या क्या हमें बुलाना है, किस किस को व्यवस्था करनी है। तो IRMS निकालना पड़ेगा और cos फाई निकालना पड़ेगा। अब वोल्टेज आपके पास है और ये अवरोध आपको दे दी है, तो आई कैसे निकालोगे। धारा का मतलब क्या होता है कि वोल्टेज बटा अवरोध, वोल्टेज बटा अवरोध। अब वो चाहे आर हो, चाहे एल हो, चाहे सी हो। तो मैंने आपको बताया था शुरू में अभी जब मैं आपसे पूछ रहा था फॉर्मूले कि आर और एल आ गया, तो एल के कारण बाधा क्या होती है, एक्सएल। तो टोटल बाधा क्या होगी, आर और एक्सएल की, क्योंकि अब टोटल बाधा निकालनी पड़ेगी ना, आर और एल की मैं बात कर रहा हूं। तो टोटल बाधा क्या होगी, अब वही गलती कर रहे हो भाई, जोड़ना थोड़ना है। दोनों प्रतिरोध होते जोड़ देते, दोनों प्रेरकत्व होते जोड़ देते, आर और एक्सएल। आर तो ऐसे होता है और एक्सएल ऊपर होता है। आर तो धारा के साथ होगा, एक्सएल ऊपर होगा, तो क्या होगा, अंडर रूट। अच्छा परिपथ कौन सा है, एल आर। परिपथ कौन सा है, एल आर। चूंकि आपको पता है IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन Z। ठीक है, चलो बाकी कर करें बुक लेना इसके लिए।